नमस्कार साथियों, सितारा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे इस ऑनलाइन चैनल पे मैं साइंस का पार्ट आप लोगों को पढ़ाऊँगा। इस साइंस से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, वो अगर हम पीछे के एग्ज़ाम्स को देखें तो हर बार एक अच्छा लेवल आता है पेपर के अंदर। यूँ मान करके चलें कि पीछे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें लगातार कुछ न कुछ लेवल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसे में हम अगर पुरानी जो सामग्री है अगर उसी को पढ़ते रहेंगे तो वो बच्चे हमसे आगे निकल जाएंगे जो अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। तो इसलिए हमको भी ये चाहिए कि लगातार हम भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहें। तो इसके लिए जो विद्यार्थी पहले मेरे से ऑफलाइन पढ़ चुके हैं या अभी भी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टच में हैं, उनसे भी ये मेरा आग्रह रहेगा कि वो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि धीरे धीरे वक्त के साथ साथ इन सब चीज़ों में अपडेट की आवश्यकता होती है और उसी के अकॉर्डिंग हमने भी ये सारा जो मैटर है वो अपडेट किया है। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो अच्छा रहेगा, मैटर का जो लेवल है वो भी अच्छा रहेगा और अपनी जो तैयारी है वो दोगुने जोश के साथ एक बार फिर से हम इस महामारी के दौरान हमें स्टार्ट करनी ही करनी है। हमें बाकी चीज़ों को छोड़ना है कि कब एग्ज़ाम होगा, कब क्या होगा, ऐसा कुछ हमें इस बार सोचना नहीं है। हमें बस अपनी तैयारी को शुरू करना है और जब भी एग्ज़ाम हो तब तक हम इस तरह से तैयार रहने चाहिए कि कभी भी एग्ज़ाम हो हमारी जो तैयारी है वो पूरी तरीके से एकदम से यानी कि हम तैयार हैं। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। साइंस। साइंस क्या है? एक पुरानी परिभाषा हम बहुत सारे वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं। तीसरी क्लास में आ जाती है परिभाषा कि प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। यानी कि प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उस परिभाषा को आप छोड़ दो चाहे, क्योंकि वो परिभाषा कभी भी एग्ज़ाम में नहीं आएगी कि विज्ञान किसे कहते हैं। पेपर के अंदर अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो अब हमें उसको उस विज्ञान की परिभाषा से उस क्वेश्चन को करने की जो यात्रा रहेगी, जो हमारा पूरा सिलेबस है वो रहेगी। यानी कि छोटी से छोटी घटना जो प्रकृति में हो रही है उसका पूरा अध्ययन करना, वो भी एक क्रमबद्ध तरीके से, तो वो क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। अब आप मुझसे एक क्वेश्चन कर सकते हो कि सर क्या एक कोई चीज़ हमने देखी उसके बारे में पढ़ लिया, क्या वो पर्याप्त है? वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल उसके ऊपर नहीं किया जाएगा तब तक वो कोई चीज़ मतलब साइंस उसको मानती नहीं है। यानी कि अब इसके साथ एक शब्द और जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? आइए देखिए। पहले जो मैंने नाम लिया था कि प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक शब्द अब एक और जोड़ना पड़ेगा। वो जो भी अध्ययन है वो प्रयोगों द्वारा सिद्ध होना चाहिए। किसके द्वारा सिद्ध होना चाहिए? प्रयोगों द्वारा सिद्ध होना चाहिए। जब तक वो प्रयोगों द्वारा सिद्ध नहीं होगा तब तक उसे हम विज्ञान नहीं कह सकते। यानी कि अपने लॉजिक लगा के बोल देंगे कि ये घटना ऐसे हो रही है, तो वो उसे साइंस मानती नहीं है। तो विज्ञान बस उसे ही मानती है जो प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जाए। ओके, अब देखिए साइंस। साइंस को अगर यूं कहें कि इसका एक पार्ट पढ़ लें तो
वो पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला इसका पार्ट है, कौन सा भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। दूसरा जो इसका पार्ट है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। तीसरा जो इसका पार्ट है वो है जीव विज्ञान। इस जीव विज्ञान को फिर से 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक है प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी, जंतु विज्ञान भी बोल सकते हो। दूसरी है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी जिसे बोलते हैं, इसे जंतु विज्ञान बोल सकते हो, कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ेगा, क्योंकि वनस्पतियां भी सजीव होती हैं, जंतु और हम प्राणी जो हैं वो सजीव ही होते हैं। तो रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को फिर से 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक बॉटनी एक जूलॉजी। अब देखिए, सबसे पहले हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इसका मैं आपको एक आधार बताऊंगा और उस आधार के ऊपर ही चलकर हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये छोटी सी गाड़ी है। देखो भैया, ये जो गाड़ी है ये दुनिया में और किसी के पास नहीं है, ये अपनी पर्सनल गाड़ी है। ये लो, ऐसी गाड़ी ना आपने कभी देखी होगी ना सुनी होगी। ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी का नाम आप दे दो। इस गाड़ी का नाम है जोंगा, नया मॉडल है गाड़ी का। ये जो कार है, ये कार क्या जब तक अब इसमें ऑयल नहीं डालेंगे तब तक क्या ये कार चलेगी? आपका आंसर होगा ये कार क्या, कोई भी कार बिना तेल के नहीं चलती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं। हाँ, सपनों में चल सकती है, सपनों में आप प्लेन भी उड़ा सकते हो, लेकिन कोई भी गाड़ी बिना तेल के नहीं चलती है। वैसे ही मानव शरीर जो होता है वो भी बिना तेल के नहीं चलता। तेल का मतलब है, ये जो तेल है ये इसके लिए क्यों जरूरी है? ये तेल इसको क्या देता है? ऊर्जा देता है। उसी प्रकार एक मानव है, ये मानव रहा। इस मानव का नाम है, क्या रखें इस मानव का नाम? इस मानव का नाम रख देते हैं कालू। राजस्थान में कालू नाम के बहुत लड़के होते हैं, इसलिए हमने भी इसका नाम क्या रख दिया? कालू। ये कालू तब तक नहीं काम कर पाएगा, इस गाड़ी की तरह ये कालू है, क्योंकि जैसे ये जोंगा इस बिना तेल के नहीं चल सकती, वैसे ही ये कालू जो है वो भोजन के बिना नहीं चल सकता। ओके, अब एक बात बताइए, ये जो कार है ये कोई भी काम करेगी, उसके लिए क्या इसे तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? आपका आंसर होगा कि सर कैसी बातें कर रहे हो, तेल की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। वैसे ही ये जो कालू है ये क्या भोजन के बिना काम कर पाएगा? आपका आंसर होगा सर बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसलिए अब ये आप क्या चाहते हो कि आपकी ये जो गाड़ी है ये खराब हो जाए, आपका ये जो कालू है ये बीमार हो जाए? तो ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसलिए आप क्या करोगे, आप उसी पेट्रोल पंप से ऑयल डलवाओगे जो पेट्रोल पंप वाला तेल बेचता है। वो कैसा बेचता है? शुद्ध तेल बेचता है। सही बात है। अच्छा, आपका जो ये कालू है इसे आप वही भोजन करवाओगे जो कैसा होता है? शुद्ध होता है। अरे सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सही है। तो ये जो भोजन है ये कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। ये जो ऑयल है ये भी कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। अब ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है
कि जैसे ही ये भोजन इस प्राणी के अंदर यानी इस कालू के पेट में जाएगा, वैसे ही ये भोजन, अब इस भोजन की जो प्रक्रिया है वो तो हम पाचन तंत्र में पढ़ेंगे, वो तो बायोलॉजी के अंतर्गत आएगा। लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको कि जब ये भोजन पेट में जाएगा तो छोटे छोटे अणुओं के रूप में टूटेगा, और लास्ट में यानी कि जब पाचन की प्रक्रिया पूरी हो गई होगी तो मानव के शरीर में ही एटीपी के रूप में ये संचित हो जाएगा। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका आगे हम पूरा जिक्र करेंगे जीव विज्ञान में जब हम पाचन तंत्र पढ़ेंगे। तो एटीपी के रूप में संचित होता जाएगा, और जैसे जैसे एटीपी खर्च होंगी वैसे वैसे इस व्यक्ति को ऊर्जा मिलती जाएगी। ये चाहे छोटे से छोटा काम करे, जैसे मान लो मेरे हाथ में ये मार्कर है, जब ये मार्कर मैं इस बोर्ड पे इस मार्कर से कुछ लिख रहा हूँ तो मेरी चाहे इतनी सी भी एनर्जी खर्च हो, चाहे वो 2 जूल हो, 10 जूल हो, 20 जूल हो, वो थोड़ी ना थोड़ी तो खर्च हो ही रही है। अब जैसे एक मान लो एक आदमी है वो मृत अवस्था में पड़ा है, उसको बोल दो कि एक काम कर दे, तो उठ के और बोर्ड के ऊपर 2-4 नाम लिख दे, क्या वो लिख देगा? नहीं लिख पाएगा। क्यों नहीं लिख पाएगा? क्योंकि उसका जो शरीर है वो मृत अवस्था में है, उसके शरीर के पास अब एनर्जी नहीं है, उसके अंदर अब ब्लड नहीं है, उसके अंदर अब कुछ भी नहीं है, वो एक खाली बस शरीर है। हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के पास ब्लड भी है, हमारे शरीर के पास एनर्जी भी है, तो हम सारा काम कर पाते हैं। अब एनर्जी जो होती है वो लगातार हमें मिलती रहनी चाहिए, इसीलिए क्या ज़रूरी होता है? भोजन ज़रूरी होता है। अगर आप शुद्ध भोजन करते हो तो आपका ये जो शरीर है यानी कि इस कालू का जो शरीर है वो कैसा रहेगा? स्वस्थ रहेगा। कैसा रहेगा? स्वस्थ रहेगा। और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है, ये बात आपको भली भांति पता है। तो अगर इसका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो आप अच्छा सोच पाओगे, अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा कर पाओगे। तो इसकी छोटी से छोटी इकाई क्या हो गई? शुद्ध भोजन, तो शरीर भी शुद्ध यानी कि स्वस्थ, स्वस्थ शरीर तो उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ। थोड़ा आगे चलते हैं। अब ये सारा जो मैटर मैंने आपको बताया है ये सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए था कि इस प्राणी को क्या मिल जाए? ऊर्जा मिल जाए। क्या मिल जाए? ऊर्जा। जैसे ही इसने ऊर्जा प्राप्त की वैसे ही क्या हुआ? ये कोई ना कोई काम करेगा। क्या करेगा? कोई ना कोई काम करेगा या कार्य करेगा। भाई ये काम करने के लिए ही तो भोजन ले रहा है, ऐसा तो है नहीं कि बैठ के व्हाट्सअप चलाने के लिए इसको भोजन चाहिए। कोई भी नहीं देता है भोजन, ऐसी सुविधा कहीं पे भी नहीं है कि आप बेटा तो आप बैठे रहो और हम आपके लिए भोजन ला रहे हैं और आपको भविष्य में बैठे बैठे खाना है, ऐसा कहीं पर नहीं है। काम तो करना चाहिए और काम करना पड़ता है नहीं, काम करना चाहिए। तो ये जो व्यक्ति है ये जैसे ही काम करेगा यानी कोई ना कोई कार्य करेगा तो हो सकता है कि ये कालू बीमार पड़ जाए। ज़्यादा वर्कलोड हो गया, कालू क्या पड़ गया? बीमार पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि कालू को काम करने का जो तरीका था वो नहीं पता था, बेढंग से काम कर दिया इसने, तो बीमार पड़ गया। अब चलते हैं, यहाँ से अपने सब्जेक्ट की शुरुआत होती है। ये जो 10-15 मिनट हमें लगे हैं ये इसलिए लगे हैं क्योंकि हमें अपने सब्जेक्ट की नींव रखनी है। आपको पता लगना चाहिए कि हमें रसायन विज्ञान पढ़नी है तो क्यों पढ़नी है, भौतिक विज्ञान पढ़नी है तो क्यों पढ़नी है, और जीव विज्ञान पढ़नी है तो क्यों पढ़नी है। देखिए मेन आधार तो ये है ही कि भाई हमें सर पेपर से मतलब है और हमें तो पेपर में क्वेश्चन करने के लिए पढ़नी है। लेकिन ये जो साइंस सब्जेक्ट है ये हमें रहने का ढंग सिखाता है, हमें कैसे रहना चाहिए। हम हमारे दैनिक जीवन में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं, ये सारा जो सिस्टम हमें पता लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है, कौन सा? साइंस। साइंस आपके हर क्यों का उत्तर देती है। कोई कहते हैं ना कि हर क्यों का जवाब नहीं होता, होता है। किसके पास होता है? साइंस के पास होता है। और जिस दिन इस साइंस के पास उस क्यों का उत्तर नहीं रहता उस दिन तो फिर मतलब उसका आंसर सिर्फ फिर भगवान के पास ही है। भगवान से नीचे साइंस,
ठीक है, भगवान के पास तो मतलब भगवान तक तो हम जा ही नहीं सकते। ऐसा तो साइंस के पास भी कुछ भी नहीं है कि वो आपको एक प्लेन में बिठा के भेज दे कि जाओ बेटा भगवान के पास, लेके जाएगी ये। जिंदा अवस्था में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रयोगों द्वारा सिद्ध होना चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट आ गए अपने। ओके, यहाँ से देखिए जो ये भोजन है, ये जो भोजन आपको दिखाई दे रहा है, ये किसी न किसी रसायन से मिलकर के बना होगा। किससे बना होगा? रसायन से मिलकर के बना होगा। एक व्यक्ति को खाने के लिए इतनी सारी सामग्रियां यहाँ प्रकृति में उपस्थित हैं कि आप पूछो मत। सब्जियां 1000 भांत की सब्जियां हैं। रोटियां आज कनक की नहीं, बाजरे की भी होती हैं, और चना का आटा, मतलब पता नहीं क्या क्या 10 प्रकार की रोटियां पाई जाती हैं। दूसरा, मिठाई की दुकान पे चले जाओ, 100 प्रकार की मिठाइयाँ पड़ी हैं। फिर पेय पदार्थ आते हैं ना, ड्यू आती है, पेप्सी आती है, और पता नहीं क्या क्या आते हैं, वो सारे पेय पदार्थ भी आते हैं। यानी कि एक आदमी के खाने के लिए इतनी सारी सामग्रियां बनी हैं, और इस बेचारी गाड़ी के लिए एकमात्र तेल, कुछ नहीं। इसको कभी नहीं पूछा कि आज तेरे में पेट्रोल नहीं डालते हैं, आज तुझे 2 रोटी खिलाते हैं, तो चलेगी? ये नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि इसे बस तेल की ज़रूरत है, और इसे पता नहीं किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इसे यदि इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है तो इसकी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। इसलिए हमें इसका पूरा अध्ययन करना पड़ेगा, वरना इस कार का कोई चक्कर ही नहीं है। छोटा मोटा अध्ययन कर लो, काम चल जाएगा। तो ये जो रसायन विज्ञान है, ये जो रसायन हमें प्राप्त होने हैं, ये कहाँ से होने हैं? इस रसायन विज्ञान से प्राप्त होने हैं। इसलिए हमें रसायन विज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा। इसके अंदर हमारे कुछ एक लेसन्स रहेंगे, जैसे कि कार्बन है, अम्ल और क्षार है, दैनिक जीवन में रसायन है, यौगिक है, परमाणु है, 1-2 और हैं जैसे आवर्त सारणी है, बहुलक वगैरह। तो रसायन विज्ञान के अंदर हम सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे, चाहे वो रीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस का हो, या फिर रेलवे से संबंधित हो। यानी कि जिस भी एग्ज़ाम में साइंस आती है, वो सारे एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा वो यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको मैं अपना बेस्ट देने का आपको प्रयास करूँगा, ठीक है। और ये भी प्रयास रहेगा कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हैंडल हों। रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस तो देखो, पहले हम टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। देखिए, रसायन विज्ञान, तो रसायन यानी कि इस व्यक्ति को भोजन चाहिए, इसलिए हमें रसायन विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। व्यक्ति का काम करने का तरीका कैसे होना चाहिए, यानी कोई काम कर रहा है, उसके काम को कुछ एक साधन ऐसे होते हैं जो उसके पास नहीं होते हैं तो कार्य कठिन हो जाता है, लेकिन कुछ एक साधन उसके पास ऐसे होते हैं जिसके कारण वो उस काम को सरल बना सकता है। यानी कि आज का टाइम जो है वो मशीन का युग है। पहले गड्ढा खोदने के लिए हाथ से फावड़ा लेकर के उसको खोदना पड़ता था, और आज के टाइम में जेसीबी 1 मिनट लगाती है, खोद के छोड़ देती है। तो सीधी सी बात है, व्यक्ति का काम करने का तरीका बदल गया। तरीका बदला किसने है? फिजिक्स ने बदला है। सीधी सी बात है, जितने भी यंत्र बनाए हैं वो फिजिक्स के अंतर्गत ही बने हैं। और व्यक्ति के पास यदि काम करने का कोई यंत्र नहीं है, सारे के सारे जुगाड़ कठिन हैं, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। उसे ठीक होने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? जीव विज्ञान के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वही ये बताएगी कि इस व्यक्ति के शरीर में कहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है। ओके, तो चलिए, सबसे पहले यहाँ इतनी सामग्री देख के आपको ये लगा होगा कि इन तीनों सब्जेक्टों में सबसे पहले जो हमें शुरू करना चाहिए वो शुरू करना चाहिए रसायन विज्ञान, क्योंकि सबसे पहले इस कालों को हम भोजन खिलाएंगे, भोजन के बाद हम कार्य करवाएंगे, यानी कि भौतिक विज्ञान के पास जाएंगे, फिर काम करने के बाद इसको हम बीमार करेंगे, यानी कि फिर कहाँ जाएंगे? जीव विज्ञान के पास जाएंगे, और यहाँ पर ले जा करके इसको वापस हम ठीक भी करेंगे। ओके, देखिए, अपने पहले सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं, केमिस्ट्री।
जिसे बोलते हैं रसायन विज्ञान। देखिए, रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एक क्वेश्चन आता है, रसायन विज्ञान का जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री। वैज्ञानिक का पूरा नाम है एंटोनी वॉन लेवोजियर। अगर आप लेवोजियर भी पढ़ोगे तो आपका काम चल जाएगा। लेवोजियर याद रखना। तो रसायन विज्ञान के जनक का क्या नाम है? पूरा नाम है एंटोनी वॉन लेवोजियर। और अगर आप लेवोजियर भी याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। अब उसके बाद रसायन विज्ञान के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे सबसे पहला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्बन का। किसका रहेगा? कार्बन का। यू मान के चलिए, मैंने अपने हिसाब से इस कार्बन के अंदर इतना सारा मैटर इस कार्बन के अंदर आपको दिया है कि आपका केमिस्ट्री का लगभग 40% जो पार्ट है वो आप अपना इसमें कवर कर पाओगे अकेले कार्बन के अंदर। और पीछे के एग्जाम्स को अगर देखें तो जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं इस चैप्टर में, मतलब इस कार्बन चैप्टर में से हर बार 3-4 क्वेश्चन इस मतलब पीछे के एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री की दृष्टि से। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें पूरी प्रकृति की, पूरी प्रकृति का मतलब ये है हमारा ये जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर जितनी भी घटनाएं होती हैं वो चाहे वायुमंडल में हो रही हों या भूपर्पटी पे हो रही हों, तो उसके अंतर्गत हम इस कार्बन का अध्ययन करते हैं। तो प्रकृति के अंदर 2 स्थान में ले रहा हूँ। पहला मैं स्थान ले रहा हूँ प्रकृति की भूपर्पटी और दूसरा मैं ले रहा हूँ वायुमंडल। भूपर्पटी के ऊपर कार्बन किन किन रूपों में पाया जाता है? तो ये आपको कार्बोनेट के रूप में मिल सकता है, ये आपको हाइड्रोकार्बोनेट के रूप में मिल सकता है, आपको ये कोयले के फॉर्म में मिल सकता है, पेट्रोलियम पदार्थों की फॉर्म में मिल सकता है। यानी कि भूपर्पटी पे कार्बन जो है वो कितना, यानी कि कार्बोनेट के फॉर्म में, हाइड्रोकार्बोनेट की फॉर्म में, कोयले की फॉर्म में और पेट्रोलियम पदार्थों की फॉर्म में मिल सकता है। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर ये लगभग कितना होता होगा? तो मेरा आंसर होगा 0.02%, यानी कि एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है जो भूपर्पटी के ऊपर पाया जाता है। बात करें वायुमंडल की, तो वायुमंडल में ये 0.03% भाग में पाया जाता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पर तो ये कार्बोनेट की फॉर्म में है, हाइड्रोकार्बोनेट की फॉर्म में है, तो ये वायुमंडल में किसकी फॉर्म में रहता होगा? तो इसका आंसर होगा ये रहता होगा CO2 की फॉर्म में। CO2 का पूरा नाम होता है C यानी कि कार्बन, O यानी कि ऑक्सीजन। अब O के 2 परमाणु हैं। O के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। अगर एक होता तो हम लगाते पॉली, 2 होते तो हम लगाएंगे डाई। तो कार्बन 2 है तो क्या लगाएंगे? डाई लगाएंगे। O है तो क्या लगाएंगे? ऑक्साइड लगाएंगे। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका नाम हो गया। ओके, आगे चलिए। ये सारा मैटर शायद आपके समझ में आ गया होगा। अब कार्बन जो है वो प्रकृति में यहाँ इन 2 स्थानों के ऊपर पाया जाता है, वायुमंडल में, भूपर्पटी में। कार्बन जो है वो, यानी कि अगर हम ये बात करें कि कार्बन से पहले यौगिक का कोई रोल नहीं होता था। सबसे पहले कार्बन के बारे में ये कहा गया कि कार्बन कोई यौगिक नहीं बनाता, लेकिन जैसे ही 1827 में
वोलर नाम का वैज्ञानिक आया और उसने प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक बनाया। और उस पहले कार्बनिक यौगिक का क्या नाम है? उस पहले कार्बनिक यौगिक का नाम है यूरिया, जो कृत्रिम रूप से तैयार किया गया था। प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? यूरिया था। ओके, ये क्वेश्चन जो मैंने लाइन बोली है कि प्रयोगशाला में प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा बनाया गया, इसका आंसर क्या है? यूरिया। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आया हुआ है। जिन लोगों ने दिया है उनको ये बात शायद पता भी होगी। तो यहाँ से आपको लगता होगा कि अब क्वेश्चंस की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि आधार है केमिस्ट्री का, वहीं से क्वेश्चन उठने स्टार्ट हो रहे हैं। हम आज केमिस्ट्री की नींव रखने जा रहे हैं और उसी नींव से ही पहला क्वेश्चन बन के आया था कि पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा? यूरिया। और लेटेस्ट क्वेश्चन अब ऐसे भी हो सकता है कि वो किसने बनाया था, तो उस वैज्ञानिक का नाम है वोलर। वोलर नामक वैज्ञानिक ने यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक, प्रथम कृत्रिम कार्बनिक यौगिक कौन सा? यूरिया बनाया था। आगे चलते हैं। ये पहला कार्बनिक यौगिक था और उसके बाद देखिए कार्बन के यौगिकों में इतनी अच्छी क्रांति आई कि आज तक लगभग 3 मिलियन यौगिक इस कार्बन के पाए जाते हैं। कितने? 3 मिलियन यौगिक अकेले कार्बन के हैं, सूत्रों के साथ। आपको सूत्र भी मिलेंगे, लेकिन अपने को 3 मिलियन यौगिक नहीं पढ़ने हैं। हमें जितने यौगिक पढ़ने होंगे वो हम अपने अलग से यौगिक का चैप्टर आगे आएगा, वहाँ पे हम उनको पढ़ लेंगे। ओके, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें कार्बन के परमाणु क्रमांक की, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। उसके बाद यदि हम बात करें कार्बन की द्रव्यमान संख्या की, तो कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? आपका आंसर होगा कि 12 होती है। अब देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के आधार पर एक प्रतीक चिन्ह बनेगा। वो प्रतीक चिन्ह कैसा बनेगा? या तो आप इसे लिखोगे 6C12, या फिर आप इसे लिखोगे सीधा ही C। ये 6 जो है वो है परमाणु क्रमांक, ये C कार्बन का सिंबल है, ये 12 क्या है? इसकी द्रव्यमान संख्या है। यहाँ से आपके मन में डाउट पैदा हो रहे होंगे कि सर ये परमाणु क्रमांक क्या चीज़ होती है, ये द्रव्यमान संख्या क्या चीज़ होती है। तो आपको इनके बारे में मैं हल्का फुल्का आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि वैसे तो ये परमाणु के चैप्टर में अपने अलग से आएगा, वहाँ हम इनका विस्तारित रूप पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। परमाणु क्रमांक होता है प्रकृति में जितने भी तत्व पाए जाते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हों, चाहे उन्हें कृत्रिम रूप से तैयार किया गया हो, उन तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए एक आवर्त सारणी नाम की एक सारणी बनाई गई है। एक सारणी है, उस सारणी का नाम है आवर्त सारणी। जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं या फिर जो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनको आवर्त सारणी के बारे में पता भी है। अगर जिनको नहीं पता है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आगे आवर्त सारणी का एक अपना अलग से चैप्टर है, तो उसे हम पूरा पढ़ने वाले हैं। तो उस आवर्त सारणी में इनका क्रम सेट किया गया है। जितने भी तत्व प्रकृति में हैं उन सब का एक क्रम सेट किया गया है, और उस क्रम में इस कार्बन का कौन सा स्थान है? 6 नंबर वाला स्थान है। तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है क्या कि सर ऐसे पकड़ लिया, ऐसे बिठा दिया, ऐसे किया है क्या? ऐसे नहीं किया। तो कैसे किया है? परमाणु क्रमांक 6 देने के पीछे का एक उद्देश्य भी है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक
यदि 6 है, इसका मतलब ये होगा कि उस तत्व के अंदर प्रोटॉन की जो संख्या होगी, किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या, वो कितनी होगी? 6 होगी। अब आप बोलोगे कि सर पहले परमाणु क्रमांक क्या कम था, जो आप यहाँ पे एक शब्द और ले आए प्रोटॉन। प्रोटॉन भी समझेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो ये एक आपका कार्बन का ही परमाणु ले रहे हैं हम, क्योंकि हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो किसी भी परमाणु में ये व्यवस्था होती है, ये नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये बात हमने बहुत बार सुनी है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। अब आप ये मत सोचना कि सर 5 इलेक्ट्रॉन है, ये मैं आपको बस बता रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं लिया है हमने अभी, ना हमने इनके कक्ष भरे हैं, तो एक बार समझने के लिए है। ये क्या है? नाभिक है। अब आपको ये जो नाभिक दिखाई दे रहा है, इसके अंदर है क्या? इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और इसी के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो विद्युत रूप से ऋणावेशित होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं वो विद्युत रूप से धनावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। ये होता है नाभिक। अब अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दें, किसको? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को यदि हम जोड़ दें तो क्या बनता है? तो आपका आंसर होगा सर ये बनेगा द्रव्यमान संख्या। क्या बनेगा? द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? P + N = 12। क्या आ गया? 12। प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 6। किस में? कार्बन में। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ, ये क्या है? P4, प्रोटॉन है। प्रोटॉन की संख्या कितनी? 6। तो हमारे पास अब किसकी संख्या आ जाएगी? तो इधर से ये 6 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस में। तो N यानी कि न्यूट्रॉन की जो संख्या आएगी वो 12 - 6 यानी कि कितनी आ गई? 6 आ गई। तो अब हमें क्या पता चल गया कि कार्बन के अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 6। प्रोटॉन 6 तो परमाणु क्रमांक भी 6, परमाणु क्रमांक 6 तो प्रोटॉन भी 6। द्रव्यमान संख्या कितनी? 12। द्रव्यमान संख्या 12 है, परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। तो क्या आ गया? न्यूट्रॉन की संख्या आ गई। किसकी संख्या आ गई? न्यूट्रॉन की संख्या। इसे इस फॉर्मूले से भी आप याद रख सकते हो। N बराबर होता है A - Z, NaZ, नाज। ये ट्रिकी है थोड़ा, आपको याद नहीं रखना है नाज, क्योंकि आपको मेन कॉन्सेप्ट को समझना है, ट्रिक्स पे नहीं चलना है। फिर भी जो विद्यार्थी बोलते हैं कि सर वो कुछ लोग ट्रिक बताते हैं, तो ये उनके लिए है। बाकी इस ट्रिक से आपका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आपको मेन बेसिक समझना है। ये इसका बेसिक है पूरा का पूरा। पूरी चीज़ को जब तक हम नहीं समझ लेते, जब तक उस चीज़ के हम अंदर नहीं घुस जाते, तब तक उस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं चलता। तो वही सिस्टम है। N यानी क्या होगा? N ये रहा न्यूट्रॉन की संख्या। A क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। और ये Z क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। तो किसी भी तत्व के प्रतीक को लिखने का जो तरीका होता है, किसी भी तत्व के प्रतीक को लिखने का जो तरीका है वो 6 यानी कि परमाणु क्रमांक लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने? Z लिखा है। ये सिंबल लिखा है, मान लेते हैं कि ये X है। ये 12 क्या है? द्रव्यमान संख्या, यानी कि ये क्या है? A है। तो ये किसी भी तत्व के प्रतीक को लिखने का तरीका होता है, जो आपको याद रखना है। आप इस A को इधर भी लिख सकते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये सारी कहानी आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ से आपके मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर आपने प्रोटॉन का जिक्र कर दिया,
न्यूट्रॉन का जिक्र कर दिया। इलेक्ट्रॉन ने आपका क्या बिगाड़ा है, आपने तो इसका नाम ही नहीं लिया, इसके साथ आपकी बनती नहीं क्या, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। परमाणु क्रमांक कितना 6, प्रोटॉन की संख्या कितनी 6। एक तत्व में एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। कितनी आ गई, 6। ओके,